आइए बच्चों, कक्षा 12 में हम जैसा कि साड़ी पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो साड़ी में आज का टॉपिक जो है वो है उपसाड़ी तथा सहगुणनखंड। आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है, अब चल रहे हैं पढ़ने, उसका वो क्या है, उपसाड़ी तथा सहगुणनखंड। यानी हमें आज ये जानना है कि किसी भी दिए गए साड़ी में उपसाड़ी क्या होता है, और दूसरा क्या जानना है कि सहगुणनखंड क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि उपसाड़ी क्या होता है। आपकी किताब में दिया हुआ है, आप देखेंगे कि किसी साड़ी के किसी अवयव से होकर, किसी साड़ी के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति या स्तंभ को निकाल देने पर जो साड़ी शेष प्राप्त होता है उसे अवयव का उपसाड़ी कहते हैं। यानी किसी भी साड़ी में कह रहा है कि किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर जो बचे हुए शेष अवयव हैं वही क्या कहलाते हैं, या शेष अवयव का उपसाड़ी कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान देंगे कि उपसाड़ी क्या है। अगर हमारे पास कोई साड़ी में हमारे A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3, ध्यान से देखिएगा, कह रहा कि किसी अवयव का उपसाड़ी कौन होता है जो उस रो यानी उस पंक्ति और उस स्तंभ से के अवयवों को छोड़ दिया है। जैसे अगर हमें देखना है, निकालना हो A1 का उपसाड़ी, A1 का उपसारणी बराबर, तो आप ध्यान देंगे जैसा कि हमें परिभाषा में अभी बताया कि A1 का उपसारणी बराबर क्या हो जाएगा। आपको पता है A1 यही है। A1 का उपसारणी क्या करना है, इसमें जिसमें ये है उस पंक्ति को छोड़ना है, मतलब ये निकाल देना है और उस स्तंभ को निकाल देना। जो भी बचे हुए अवयव हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, B2, C2, B3, C3। ये क्या है, A1 का अवयव, A1 का क्या कहलाएगा, उपसारणी कहलाएगा। तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह किसी भी अवयव का, मान लीजिए हम अगला कोई भी इसमें से ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को B2 का मान लीजिए उपसारणी निकालना हो, B2 का उपसारणी बराबर, उपसारणी बराबर, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप B2 के पास आएंगे तो आप देख रहे हैं कि B2 किस पंक्ति में है, इस बीच वाली पंक्ति में, इसको सारा छोड़ देना रहेगा, और इस बीच वाले स्तंभ यानी दूसरे स्तंभ तथा दूसरी पंक्ति को छोड़ने के बाद जो अवयव बच रहे हैं हमारे पास, कौन बच रहा है, A1, C1, A3, C3, यानी A1, C1, A3, C3 ही इस साड़ी का क्या है, में B2 का उपसारणी कहलाएगा। ठीक, अगर अभी भी दिक्कत है तो किसी और का भी देख लीजिए। अब तीसरा अगर हमें देखना है तो हम देख लें किसी भी अवयव का इसमें से, और मुझे लगता है आपको अभी समझ में आ जाएगा तो फिर कभी नहीं भूलेगा कि उपसारणी क्या होता है। अब जैसे अगला हमें मान लीजिए बताना है A3 का उपसारणी, A3 का उपसारणी, A3 का उपसारणी। ठीक, A3 का उपसारणी कौन होगा, आप देख रहे हैं A3 यहाँ है, यानी इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ने के बाद जो भी अवयव बचे हमारे B1, C1 और B2, C2, ये क्या हो जाएगा, A3 का उपसारणी हो जाएगा। समझ बात आ रही होगी आपको। अब हम देखते हैं कि उपसारणी तो हो गया किसी भी अवयव का। कभी कभी हमें क्या होगा कि 2 में भी पूछ लेगा, यानी 2 गुणे 2 का सारणी देने के बाद भी पूछ लेता है कि अब इसका उपसारणी बताइए। तो आप देख रहे हैं, सॉरी वीडियो ठीक है चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जब 3 में ये हुआ, इसको हम मिटा रहे हैं। अगर कभी 2 गुणे 2 का सारणी दे दिया जाए और उसमें पूछता
पूछता है आपको साड़ी, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये 2 गुणे 2 का एक साड़ी दिया है, 3 4 और 5 6, ठीक। अब इसमें पूछ लेता है, या कोई भी कुछ भी लिखा है, A1 B1 ही लिख लीजिए, A2 B2 लिख लीजिए, और पूछ ले कि A1 का उपसारणिक, A1 का उपसारणिक बराबर क्या होगा, तब आपको फिर वही नियम लगाना है कि जिस अवयव का उपसारणिक पूछेगा उसके पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो हमें पता है कि A1 वाली पंक्ति को छोड़ेंगे और स्तंभ को, तो कौन बचेगा, सिर्फ B2 बचेगा, ठीक। यानी A1 का उपसारणिक क्या होगा, B2 होगा। इसी तरह B1 का उपसारणिक क्या होगा, का उपसारणिक हमें क्या मिलेगा, B1 का उपसारणिक बराबर कौन हो जाएगा, B1 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद A2 हो जाएगा। फिर A2 का उपसारणिक निकालना हो, का उपसारणिक तो A2 का उपसारणिक हमें कितना मिल जाएगा, आपकी ये पंक्ति है स्तंभ खत्म, यानी B1। B2 का उपसारणिक B2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, आप ये स्तंभ, ये पंक्ति खत्म, यानी A1। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको मुख्य सारणिक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या अगला, सहगुणनखंड क्या होता है, समझते चलिए, और इसी पर ही हमें एक्सरसाइज करनी है, ठीक। अब सहगुणनखंड का मतलब आप पहले जानते हैं, लेकिन अब आज हमें ये बताना है कि सहगुणनखंड इसमें क्या होगा। आइए देखते हैं कि सहगुणनखंड क्या करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, सहगुणनखंड सहगुणनखंड, अब परिभाषा इसकी देखते हैं। तो सहगुणनखंड में कह रहा है कि किसी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड, किसी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव का उचित चिन्ह धन या ऋण, ठीक। मतलब कोई भी चिन्ह धन या ऋण के साथ सारणिक होता है, अर्थात किसी अवयव का सहगुणनखंड बराबर ऋण 1 की घात, ध्यान दीजिए बता रहा है सहगुणनखंड ऋण 1 की घात r धन c और गुणे उपसारणिक होता है। ये हमारा नियम बता रहा है, क्या कह रहा है कि किसी भी सारणिक का सहगुणनखंड जो होगा वो ऋण 1 की घात r धन c और गुणे उसका उपसारणिक, यानी यहाँ r मतलब क्या है, जहां r बराबर रो मीन्स क्या होता है, पंक्ति, ठीक। और c मीन्स क्या है, कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ। ये नियम भी याद रखना है कि किसी का भी अगर सहगुणनखंड निकालना है तो हम यही यूज करेंगे, यानी ऋण 1 की घात, रो मतलब जिस पंक्ति में वो है, जिसका हमें सहगुणनखंड निकालना है, वो अवयव जिस पंक्ति में है वो, और प्लस जिस स्तंभ में है उसकी संख्या, और दोनों को जोड़ के ऋण 1 की घात करेंगे। तो अगर सम आएगा, घात सम आएगी तो धनात्मक आएगा, और घात विषम आएगी तो ऋणात्मक आएगा। इसीलिए उसने कहा है कि धन या ऋण चिन्ह के साथ होता है, यानी उचित चिन्ह के साथ। अब हमें लगता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि अगर हमसे पूछ लिया जाए, एक सारणी जो ये दिया है इसी से आइए आपको समझाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि A1 का सहगुणनखंड क्या होगा, तो आप A1 का सहगुणनखंड निकालने के लिए ऋण 1 की घात, नियम कह रहा है कितना करते हैं,
पंक्ति की संख्या धन स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति की संख्या कितनी है? एक पहली पंक्ति है। स्तंभ कौन सा है? पहला स्तंभ है। और पूरे इस A1 का एक साड़ी कभी आपने लिखा था B2 C2 और B3 C3। इसका मतलब ऋण 1 की घात यहीं आगे कर दे रहे हैं 1 1 2, मतलब ये धनात्मक हो जाएगा और इसका गुणा करते हैं तो B2 C3 माइनस B3 C2 हल करने के लिए आए। ठीक, अगर देखते हैं तो यही हमारा सहगुणनखंड होगा। ठीक है, ठीक, ये हमारा सहगुणनखंड। इसी तरह किसी का भी सहगुणनखंड, मान लीजिए C1 का सहगुणनखंड पूछ रहा है। C1 का सहगुणनखंड, C1 का सहगुणनखंड क्या होगा? अब आप देख रहे हैं -1 की पावर क्या होगा? C1 किस पंक्ति में है? पहली पंक्ति में। किस स्तंभ में है? तीसरे में। यानी एक धन क्या हो जाएगा? 3। और हमेशा ध्यान रखिएगा पहले पंक्ति की संख्या ही आती है, तो पंक्ति प्लस स्तंभ और जुड़े उपसारी। तो C1 का उपसारी क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये स्तंभ छोड़ना है, ये पंक्ति छोड़नी, माने A2 B2 A2 B2 A3 B3। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब आगे इसको 3 1 4 फिर सम है, तो सम का मतलब धनात्मक, यानी ये A2 B3 माइनस A3 B2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यही सहगुणनखंड है, तो विस्तार करने के बाद आ रहा है। ठीक, तो सिंबल का ध्यान देना है, और सिंबल तभी क्लियर होगा जब हम इस नियम का पालन करेंगे कि ऋण 1 की घात धन है कि ऋण आना है, ये हमारा कंफर्म करेगा वो अवयव जहां वो जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है। अब इसी तरह मान लीजिए हमसे पूछता है कि B2 का बताइए, ठीक, या A2 का। तो A2 का सहगुणनखंड क्या होगा? A2 का सहगुणनखंड बराबर ऋण 1 की घात। A2 देखिए किस पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में। किस स्तंभ में है? पहले में। और उपसारी इसका A2 का क्या होगा? ये पंक्ति स्तंभ छोड़ना, बीच की पंक्ति B1 C1 B3 C3 B1 C1 B3 C3, यानी आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 2 1 3, मतलब ऋणात्मक में B1 C1 B3 C3। और इसको जब विस्तार करेंगे तो ऋण के साथ आएगा B1 C3 माइनस C1 B3। ठीक, ऋण को अंदर करेंगे तो हमारा हो जाएगा C1 B3 माइनस B1 C3। ठीक, तो यही सहगुणनखंड है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, हमको लगता है। अगर होती है तो आप बताएंगे तो उसका भी हल किया जाएगा। बाकी उपसारणिक और सहगुणनखंड बहुत ही आसान है। ठीक, केवल हमें नियम पर चलते जाना है तो हमें आंसर मिलता जाएगा। अब उसमें किसी का भी सहगुणनखंड निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, ऋण 1 की घात रो प्लस कॉलम, मतलब पंक्ति प्लस स्तंभ और जुड़े उपसारणिक की नियम है। अब यही इसी में सबका नहीं बता रहे हैं। मान लीजिए B3 का सहगुणनखंड पूछ लिया। B3 का सहगुणनखंड, तो B3 का सहगुणनखंड क्या होगा? ऋण 1 की घात कौन सी पंक्ति है? तीसरी। कौन सा स्तंभ है? दूसरा। गुणे B3 का उपसारणिक क्या होगा? तो B3 का उपसारणिक होगा A1 C1। देखिए ये पंक्ति छूट जाएगी, बीच वाला स्तंभ, तो A1 C1 A2 C2 A1 C1 A2 C2। इसको हल करेंगे तो ऋण 1 की घात 5, मतलब ऋण में आएगा A1 C1 A2 C2। ये बराबर करेंगे तो ऋण में A1 C2 माइनस A2 C1 बराबर A2 C1
ऋण A1C2 ऋण का अंदर जुड़ा होगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक, यही हमारा सहगुणनखंड। अब कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे तो उसके लिए बता देते हैं कि जब 2 गुणे 2 का सारणिक होगा तो उसमें क्या करेंगे। आइए इसको भी इसी समय देख लेते हैं। इसके लिए आप तीसरे वाले के लिए था, उसके 2 गुणे 3 के लिए था। 2 गुणे 2 में भी वही नियम है। क्या होगा, मान लीजिए इसमें पूछ लेता है A2 का उपसारणिक, A2 का उपसारणिक सॉरी तो A2 का सहगुणनखंड, A2 का सहगुणनखंड बराबर, ध्यान दीजिए ऋण 1 की घात कौन सी पंक्ति है, पंक्ति A2 कौन सी है, दूसरी, स्तंभ पहला, और गुणे उपसारणिक क्या होगा A2 का उपसारणिक अभी हमने बताया था कि ये छूटेगा ये तो B2, यानी A2 का उपसहगुणनखंड ऋण 1 की घात 3 माने ऋण B2 होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे भी इसी तरह कर सकते हैं हम। अगर किसी का पूछता है B1 का पूछ लिया तो B1 का सहगुणनखंड, B1 का सहगुणनखंड बराबर ऋण 1 की घात, अब B1 है, B1 के प्लेस पर किस पंक्ति में, ये पहली पंक्ति में और स्तंभ दूसरा, यानी गुणे, और B1 का उपसारणिक कौन है A2, तो हमारा हो जाएगा -A2। ठीक, बस इसी तरह हमें करते जाना है अपना क्वेश्चन। हमको लगता है कि अब उपसारणिक और सहगुणनखंड में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सारे एग्जाम्पल इस पे हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्नावली में जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी। ठीक है, सब वही सिंपल से तरीके से आपको करते जाना है। अब जैसे कोई क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, पहले का एक देख लीजिए, दूसरे का एक इसी तरह देख लीजिए। ठीक, कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली भी बता देते हैं। सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए सभी लोग मेहनत करें, परीक्षा सबको देंगे। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, पहले में कोई भी एक बता देते हैं, पहले का चौथा बता देते हैं। पहले का पहला में आपका चौथा। ठीक, प्रश्नावली कौन सी है, एक्सरसाइज 4D। अब इसमें आपसे पूछ रहा है पहले का चौथा, पूछा है कि EFGH, ठीक। अब ऊपर लिखा है क्वेश्चन में निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सहखंड या सहगुणनखंड दोनों एक ही है, तो किसका, सारे वर्ग, यानी E का उपसारणिक बराबर, E का उपसारणिक, फटाफट बच्चों बोलते जाइए क्या होगा, तो E छोड़ेंगे H आएगा, फिर F का उपसारणिक आपको बोलना है बच्चों, आप बोलते जाइए क्या आएगा, F का उपसारणिक, फट से बोलिए कौन सबसे आगे बोलता है, तो F का उपसारणिक G होगा, बहुत अच्छे। फिर G का उपसारणिक बोलिए फट से, G का उपसारणिक कौन होगा, G का उपसारणिक, यानी ये छूटेगा, ये F होगा, वेरी गुड। फिर H का उपसारणिक, क्या होगा, ये स्तंभ पंक्ति छूटेगी E। ठीक, आपका ये हो गया। फिर सहखंड भी पूछा है, तो देखिए आइए फिर नई लाइन में E का सहखंड या सहगुणनखंड, E का सहगुणनखंड
ठीक, सहखंड या सहगुणनखंड क्या होगा बोलिए, माइनस यानी ऋण 1 की घात ई का है तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 + 1 और इंटू उप सारणिक इसका h है, मतलब ऋण 1 की घात 2 माने h आएगा। फिर हमारा f का सहखंड का मतलब ऋण 1 की घात 1 - 2 फिर गुणे f का उप सारणिक कितना है g यानी ऋण 1 की घात 3 का मतलब ऋण g। फिर आइए देखते हैं g का सहखंड बराबर हो जाएगा ऋण 1 की घात, तो g का सहखंड की कौन सी पंक्ति है, दूसरी स्तंभ पहला गुणे g का जो है उप सारणिक आपने f निकाला था तो ऋण 1 की घात 3 यानी ऋण f आएगा। ठीक, और लास्ट हमारा h का सहखंड बराबर ऋण 1 की घात। अब आप देखेंगे h किस पंक्ति और किस स्तंभ में है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणे h का उप सारणिक आपने ऊपर निकाला था ई तो ऋण 1 की घात 4 यानी ई आएगा। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि उप सारणिक और सहगुणनखंड में क्या अंतर है। मेरा क्या अंतर है कि उप सारणिक में तो हम डायरेक्ट वही डिजिट लिख देते हैं, ठीक, लेकिन सहखंड या सहगुणनखंड जब करते हैं तो ऋण 1 की घात यानी इसमें चिन्ह परिवर्तन होता है अपनी पंक्ति और स्तंभ के संख्या के आधार पर। तो यही हमारा था बेटा, पहले का एक हो गया एक्सरसाइज से। अब इसमें फिर दूसरे में भी वही है पूछा है, ठीक, सहखंड तो आप इसका निकाल ही लेंगे, बहुत लंबा कर होगा नहीं तो हम क्या करें। फिर तीसरा, अच्छा दूसरे का भी एक बता दें, चलिए दूसरे का भी बता देते हैं। दूसरे का कौन सा बता दें, चौथा कि दूसरे का दूसरा। आइए दूसरे का दूसरा भी देख लीजिए, बहुत आसान है, आपको करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे का दूसरा कह रहा है दूसरे का दूसरा। हाँ, तो हम दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आपको बताने ही चल रहे थे, ठीक, क्या है इसमें भी वही पूछा बेटा, निम्नलिखित सारणियों का उप सारणिक एवं सहखंड लिखिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, सारणिक में 1 0 0 माने इकाई तत्समक आव्यूह है, 0 1 0 1 0 0 सॉरी 0 0 1। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें यही बड़ा लंबा चलेगा, आपने पूछा इसलिए ठीक है। सब का उप सारणिक बताना है पहले और फिर सब का क्या बताना है, सहखंड या सहगुणनखंड। तो अब एक तरफ से चलिए, 1 का उप सारणिक, 1 का उप सारणिक बराबर क्या होगा, इस पर 1 जो है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में छोड़ेंगे यानी आएगा 1 0 और 0 1, ये हमारा आएगा, ठीक है। उप सारणिक में सिंबल का कोई मामला है नहीं तो हम सिंबल को ध्यान भी नहीं देंगे, ठीक। अब आपका जब ये आया तो इसको विस्तार भी कर सकते हैं, मतलब 1 - 0 बराबर 1, ठीक। फिर अगला 0 का, किस वाले 0 का, इस 0 का उप सारणिक बराबर 0 का उप सारणिक बराबर, थोड़ा गर्मी की वजह से दिक्कत हो रही है इसके लिए, 0 का जो उप सारणिक होगा ध्यान दीजिए, 0 किस पंक्ति में है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति पूरी छोड़ी जाएगी, दूसरा नहीं, 0 0 0 1, तो 0 0 0 1
यानी बराबर 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब हमारा अगला फिर उसके बाद क्या है, फिर 0 का, तो ध्यान दीजिएगा 0 कई है, एक 3 बार है, तो कौन सा 0 है कौन सा 1 है हम इसीलिए हाथ से बताते चल रहे हैं। अब आपका फिर इस वाले 0 का, तो 0 का उपसारणी बराबर, इसका भी वही होगा कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 0 1 0 0, यानी 0 माइनस 1 बराबर 0 माइनस 0 बराबर 0 के। ठीक, फिर अगला, अब दूसरी पंक्ति में आइए, फिर 0 का उपसारणी, बड़ा लंबा होगा बेटा इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे। उपसारणी क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति में इस 0 का जो उपसारणी होगा वो आपका होगा सारणी में, ध्यान दीजिए दूसरी पंक्ति छोड़ेंगे, पहला 0 0 0 1, यानी 0 0 0 1 का मतलब 0 माइनस 0 बराबर 0, ध्यान देते जाइए। फिर इस वाले 1 का उपसारणी, 1 का उपसारणी एक का उपसारणी क्या हो जाएगा आपका, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 0 0 1 बचेगा, 1 0 0 1, यानी 1 माइनस 0 बराबर 1। ठीक, अब आप इसी तरह 1 का हो गया, फिर 0 का, तो 0 का उपसारणी बराबर हो जाएगा इस वाले 0 का, छोड़ा जाएगा ये ऊपर 0 0 यहाँ है तो कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति छोड़ी जाएगी, तीसरा स्तंभ छोड़ा जाएगा, यानी 1 0 0 0, 1 0 0 0 बराबर 0 माइनस 0 बराबर 0 के। ठीक, मिटाते चल रहे हैं, जगह कम पड़ रही है। अब हमारी 2 पंक्ति हो चुकी है, तीसरी पंक्ति में आएंगे, तो तीसरी पंक्ति में भी फिर 0 का, तीसरी पंक्ति क्या है में भी 0 है, 0 0, तो 0 का उपसारणी हमारा हो जाएगा बराबर इसके, अब ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, 0 0 1 0 बराबर 0 माइनस 0 बराबर 0। ठीक, इसी तरह बेटा इसका भी आप निकाल लेंगे, बहुत समय नहीं वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको इसका शाखंड बता दे रहे हैं 1 2 का, ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो आइए चलते हैं, एक तरफ से देखते हैं, पहले 1 का क्या होगा, 1 का शाखंड या सहगुणनखंड बराबर -1 की घात 1 धन 1, क्योंकि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। ठीक है, और गुणे उपसारणी, किसका उपसारणी कभी हमने निकाला था तो आया था 1, तो हम लिख दे रहे हैं, आपने भी निकाला है तो बराबर मतलब 1 आ जाएगा, 1 की घात 2 माने 1, 1 गुणे 1। इसी तरह इस 0 का शाखंड बराबर 1 की घात इस 1 की, आपका किस पंक्ति में, पहले में और दूसरे, तो 1 धन 2 गुणे आपका इसका, अभी हम लोग उपसारणी निकाला था इस 0 के लिए, तो 0 0 मतलब 0 आया था, यानी 1 गुणे 0 बराबर 0। तो इसी तरह हम सबका सहखंड या सहगुणनखंड जिसको कहते हैं और उपसारणी आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरे में भी मान प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं है। सारणी कितने में अवयव 15 का उपसारणी ज्ञात कीजिए, तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए।
पांचवा देख लीजिए क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। आइए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा कह रहा है आपको साड़ी दिया गया है एक एक एक्स वाई जेड और वाई जेड जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई, यही दिया है। कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के, अब तीसरा स्तंभ कौन सा इसमें यही है, इसके अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। इसके अवयवों के सहखंडों का, चलिए वाई जेड का सहखंड निकालिए। वाई जेड का सहखंड बराबर वाई जेड का सहखंड यानी ऋण 1 की घात पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक, गुणे इसका उप सारणी क्या होगा वाई जेड का, तो आपको ये पंक्ति स्तंभ छोड़ना, ये पंक्ति यानी 1 वाई 1 जेड यानी 1 वाई 1 जेड, तो आपका -1 की पावर 4 माने ये धन हो जाएगा, धन 1 गुणे जेड माइनस वाई यानी बराबर जेड माइनस वाई। फिर जेड एक्स का सहखंड, जेड एक्स का सहखंड ऋण 1 की घात, अब ये दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ यानी 2 धन 3 गुणे उप सारणी जेड एक्स का क्या होगा, तो ये स्तंभ ये पंक्ति छोड़ेंगे 1 एक्स 1 जेड यानी 1 एक्स 1 जेड, तो आपका आ जाएगा ऋण 1 की घात 5 माने ऋण और यहाँ जेड माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस जेड, ठीक। फिर अगला एक्स वाई का सहखंड, तो ऋण 1 की घात क्या हो जाएगी, अब आपका ये कौन सा तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ यानी 3 धन 3 गुणे इसका उप सारणी एक्स वाई का, तो एक्स वाई का उप सारणी 1 एक्स 1 वाई 1 एक्स 1 वाई मतलब बराबर ऋण 1 की घात 6 माने धन और वाई माइनस एक्स बराबर वाई माइनस एक्स, ये हमारा मान हो गया, ठीक है। तो हमारी ये एक्सरसाइज में आपकी बेटा खत्म हो गई। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, सहखंडज आव्यूह। क्या पढ़ना है, सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह का मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यही है, सहखंड से ही बना हुआ है सहखंडज आव्यूह, लेकिन जिसको हम इंग्लिश में एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। अगला क्या है टॉपिक, सहखंडज आव्यूह। आइए देख लेते हैं सहखंडज आव्यूह। अगला टॉपिक सहखंडज आव्यूह है और मुझे लगता है कि अब आपको आज पेनल्टी होमवर्क दे दिया जाए और अगले टॉपिक में हम इसको पे डिस्कस करेंगे। आप इसके बारे में किताब में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, समझ लेंगे सहखंडज आव्यूह के बारे में, और हम अगले टॉपिक में इस पर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। बाकी मेहनत करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में सहखंडज आव्यूह पे डिस्कस हम कर लेंगे, मेहनत करिए।